मूवी स्टार्ट होती है एक शॉट से जहां सब एक्सप्लोड हो रहा है। एक लड़की वहां बेहोशी से उठती है और आसपास देखती है, बट वो किसी रीजन से बहुत कंफ्यूज्ड है। उसके साथ की एक ओल्ड लेडी किसी चीज पर फायर कर रही है। शैडोज में से कोई एलियन वहां उन्हें मारने आता है, बट तभी पता चलता है कि ये सब एक है। वही लड़की अब सपने से उठ चुकी है और अपने कमरे के बाहर देखती है। ऐसा लगता है कि ये कोई हाईली एडवांस सिविलाइजेशन है जो अर्थ नहीं है। पता चलता है कि इस जगह का नाम हाला है, जो कि क्री प्लैनेट की कैपिटल है। अगले सीन में वही लड़की एक अपने ट्रेनर के पास जाती है और ट्रेनिंग के लिए कहती है। A few moments later. वो उसे अपनी पावर कंट्रोल करना सिखा रहा है, बाकी कॉम्बैट लेसन्स भी देता है। पता चलता है उस लड़की जो कि एक ह्यूमन है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है। वो नेक्स्ट सीन में एक बीइंग कॉल्ड सुप्रीम इंटेलिजेंस के पास जा रही है। उसका ट्रेनर बताता है कि कोई नहीं जानता कि वो कैसे दिखाई देते हैं, पर जो भी उनसे मिलते जाता है वो उनके माइंड में सबसे ज्यादा क्लोज पर्सन के रूप में बात करते हैं। सुप्रीम इंटेलिजेंस एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि क्री सिविलाइजेशन का लीडर है। वहां पता चलता है कि उस लड़के का नाम व्यर्स है और सुप्रीम इंटेलिजेंस ने उसके ड्रीम में जो ओल्ड लेडी थी उसी का रूप लिया है। पता चलता है कि उसका ट्रेनर इनफैक्ट उसका कमांडर है और उसने व्यर्स को परफेक्ट फॉर सर्विंग डिक्लेयर कर दिया गया है। इंटेलिजेंस बताती है कि जो उसके साथ हुआ वो स्क्रल प्रजाति के लोगों की वजह से हुआ। ये एलियंस किसी का भी रूप ले लेते हैं और जहां जाते हैं स्लोली उस प्लेनेट पर कब्जा कर लेते हैं। उसकी ड्रीम में जो एलियन था वो भी एक स्क्रल ही था। वियर्स को अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता और वो ये भी नहीं जानती कि जिस लेडी का रूप इंटेलिजेंस ने लिया है वो कौन है और उनका रिलेशन क्या है। इंटेलिजेंस कहती है कि टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, बट अभी तुम्हें अपने लोगों की सेवा करनी है। वियर्स की सर के पीछे किसी तरह के पावर कंट्रोलर लगा हुआ है। उसे फाइनली एक मिशन दिया जाता है। वियर्स एक टीम के साथ मिशन पर निकल पड़ती है। उनका मिशन है उनके एक स्पाई नेम सोलार को बचाने का। जिस प्लेनेट पे वो जा रहे हैं उसका नाम है टॉरफान। उन्हें उन प्लेनेट के लोगों से बिल्कुल नहीं लड़ना। वो उस प्लेनेट में जाते हैं और मिशन शुरू करते हैं। किसी वजह से वो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एक स्क्रल उनमें से एक टीममेट का रूप ले लेता है, बट जो स्नाइपर है उसकी रिफ्लेक्सेस बहुत तेज है और वो उसे मार देती है। वहां बहुत से टॉर्फन के लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो स्नाइपर सबको शूट कर देती है, जिससे पता चलता है कि वो सब स्क्रल्स हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस बीच वियर्स उस स्पाई को ढूंढ लेती है, बट वो भी एक स्क्रल निकलता है। स्क्रल उसे किडनैप कर लेता है और उसकी मेमोरीज में कब्जा कर लेता है। उसकी मेमोरी से हमें पता चलता है कि उसकी अर्थ पर अपनी लाइफ थी। उसे बचपन से ही लड़कों से कम समझा जाता था और डीमोटिवेट किया जाता था। उसकी एयरफोर्स में लाइफ भी दिखाई देती है। वो ओल्ड लेडी भी उस विजन में है और जिसे वो सब स्क्रल्स ढूंढ रहे थे, उस लेडी का नाम डॉक्टर वेंडी लॉसन था। वो एक और चीज के बारे में पता लगा रहे होते हैं, बट उससे पहले वियर्स उठ जाती है। पता चलता है कि स्क्रल्स एक लाइट स्पीड इंजन की तलाश में है, जिसका पता सिर्फ लॉसन को पता था। वियर्स अपने आप को छुड़ा लेती है और सबसे लड़ने लगती है। उनका लीडर उसे बताता है कि उसे ब्रेन वॉश किया गया है, बट वो ये बात नहीं मानती। वो वहां से सबसे लड़ते लड़ते भाग रही होती है, जिसके बीच वो अपने हाथों को छुड़ा लेती है और उस पावर से शिप का एक पार्ट को उड़ा देती है। वो उनके शिप के तबाह होने से पहले एस्केप पॉड से भागने में कामयाब हो जाती है, बट वो लैंड करती है प्लेनेट C-53 पर, जो कि अर्थ है। Superhero landing. Wait for it. Watch out, watch out, watch out, watch out! उसके साथ साथ स्क्रल्स भी अर्थ पर आ गए हैं और वो अपना भेष बदलकर नॉर्मल इंसान की तरह रहने लगते हैं। वियर्स कमांडर को कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। वो उसे स्क्रल्स के माइंड पे कब्जा करने के बारे में बताती है और डॉक्टर लॉसन और हाई स्पीड टेक के बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करती है। वो कहती है उन्हें हाई स्पीड टेक तक पहले पहुंचना होगा, बट कमांडर उसे ऐसा करने से मना करता है और उनकी बात बीच में ही कट जाती है। वहीं उस जगह पर कुछ लोग वियर से इंटेरोगेशन करने आते हैं, जहां वियर सब कुछ बताती है। उन्हें ये सब मजाक लगता है। एजेंट फ्यूरी जो इंटेरोगेशन कर रहा है वो उसे अरेस्ट करने ही वाला होता है, बट वहां पर एक स्क्रल अटैक कर देता है। वो एक ट्रेन में भागने की कोशिश करता है, जहां वियर्स उसका पीछा करती है, जिसका पीछा खुद एजेंट फ्यूरी और उसका पार्टनर कर रहे हैं। वियर्स उस स्क्रल को ढूंढ लेती है और लड़ने लगती है। वो स्क्रल एक क्रिस्टल पीछे छोड़ जाता है। वो ट्रेन के ऊपर लड़ते हैं। वही एजेंट फ्यूरी को उसका असली पार्टनर कॉल करता है, जिसका मतलब है जो उसके साथ कार में है वो एक स्क्रल है। कैसे कैसे यूज कर दिया आपने? बोल वो कार टकरा जाती है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। वियर्स उस क्रिस्टल से अपनी मेमोरीज को एक्सेस करती है, बट ज्यादा पता नहीं लगा पाती। तब वो 90s का इंटरनेट यूज करती है। वो कपड़े और बाइक चुरा कर किसी जगह पर निकल पड़ती है। अगले सीन में फ्यूरी और उसका सीनियर एक लैब में मरे हुए स्क्रल का पोस्टमार्टम देखते हैं और उन्हें बिलीव करना पड़ता है कि एलियंस असली में है। एजेंट फ्यूरी वियर्स को ढूंढने निकलते हैं। पता चलता है कि उसका सीनियर भी एक स्क्रल है। What the fuck? अगले सीजन में वियर्स एक रेस्टोरेंट में जाती है जो उसकी मेमोरीज में था। एजेंट फ्यूरी भी वहां पर आ जाता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को चेक करते हैं कि उनमें से कोई स्क्रल तो नहीं है। जहां एजेंट फ्यूरी अपनी पर्सनल डिटेल्स बता देता है, वहीं वर्स करती ये है। कैसे कैसे यूज कर दिया आपने बोलते हुए? Apparently, स्क्रल किसी की पावर्स को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। वो पेगासस में बाकी इंफॉर्मेशन का पता लगाने चाहते हैं। वियर्स अपनी सारी इंफॉर्मेशन एजेंट फ्यूरी को बता देती है। वो बताता है उसे सब फ्यूरी ही बुलाते हैं। What did your mom call you?
Fury? What do you call her? Fury. What about your kids? If I have them, they'll call me Fury. वाह क्या सीन है। वो एक फैसिलिटी में जाते हैं जिसका नाम है पेगासस। वहां वो डॉक्टर लॉसन के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद उन्हें एक रूम में बंद कर लिया जाता है। फ्यूरी एक पेजर से बैकअप के लिए मांगता है। फ्यूरी बीइंग एन एजेंट अपने एक्सपीरियंस से दोनों को बाहर निकाल लेता है। उन्हें कॉरिडोर में एक बिल्ली मिलती है जो कि रेलेवेंट होगा आगे मूवी में। वो एक फाइल स्टोरेज में जाते हैं जहां उन्हें लॉसन पर फाइल्स मिलती है। उन्हें पता चलता है जी लॉसन का लाइट स्पीड इंजन के प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया था, और तो और उसे क्री लैंग्वेज का भी पता था, मतलब कि वो एक क्री ही थी। फ्यूरी दूसरी फाइल से देखकर बताता है कि लॉसन एक अनऑथोराइज्ड टेस्ट फ्लाइट में मारी गई और अपने साथ एक पायलट भी मारा गया। इसी वजह से पूरी फैसिलिटी को लॉसन के नाम से खुन्नस है। ये क्रैश 6 साल पहले यानी 1989 का है, मतलब मूवी 1995 के ईयर में चल रही है। पता चलता है लास्ट पर्सन जिसने उन्हें देखा था उसका नाम था मारिया रैम्बो। व्यूअर्स को दोबारा फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो ये बात अपने कमांडर को बताती है। वो उसे बताता है कि लॉसन एक क्री अंडरकवर एजेंट थी जिसका नाम था मार्वल, जो कि एक एनर्जी कोर पर काम कर रही थी, जिसे वो स्क्रल्स के खिलाफ ये लड़ाई जीत जाते। व्यूअर्स उसे अपनी पुरानी लाइफ के एविडेंस के बारे में बताती है, बट कमांडर उसकी बात टाल देता है और कहता है कि ये कोई स्क्रल का बिछाया जाल होगा। वहीं फ्यूरी का सुपीरियर अपनी टीम लेकर वहां आ जाता है, बट वो उसे निकोलस कहकर बुलाता है, जिससे फ्यूरी को शक हो जाता है। फ्यूरी को उसी के लोग अब अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो और दूसरा स्क्रल लड़ने लगते हैं जिसमें फ्यूरी की पिटाई होती है। वियर्स उसे वहां आकर बचा लेती है और वहां से भाग जाते हैं। फ्यूरी का पार्टनर कोल्सन उन्हें भागने देता है। वो दोनों एक शिप में भाग जाते हैं। वो कैट भी उन्हीं के साथ आ जाती है। फ्यूरी और कैरल का डुओ काफी अच्छा प्ले किया गया है। उधर क्री कमांडर का सुपीरियर नेम रॉनन कमांडर को चेतावनी देता है वियर्स और स्क्रल को ढूंढने की। फ्यूरी और वियर्स मारिया रैम्बो के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां उसे अपने पास्ट के बारे में सब पता चलता है, जैसे कि उसका असली नाम कैरल डेनवर्स, उसका पूरा मिलिट्री पास्ट और कैसे पेगासस की फैसिलिटी ने उनका क्रैश को कवर अप किया। स्क्रल्स वहां भी पहुंच जाते हैं, बट वो किसी रीजन से लड़ाई नहीं करते, बट बात करना चाहते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके पास कैरल के क्रैश वाले दिन की रिकॉर्डिंग है। वो बात करने के लिए अग्री करते हैं, बट किसी रीजन से वो स्क्रल उस बिल्ली से डरता है और कहता है कि ये एक एलियन है जो कि एक फ्लर्कन है। उस रिकॉर्डिंग में उसे पता चलता है कि 6 साल पहले वो और लॉसन एक लेबोरेटरी की तलाश में थे, पर उन पर अटैक हो जाता है। उनका प्लान क्रैश हो जाता है, जहां लॉसन उसे पूरी रियलिटी के बारे में बताती है। वो उन्हें कोऑर्डिनेट्स पर जाकर किसी को बचाने को कहती है। लॉसन इंजन को उड़ाने वाली होती है, पर उस पर कोई गोली चला देता है, बट वहां आता है ट्विस्ट। पता चलता है कि कैरल की ड्रीम में जिसने गोली चलाई थी वो स्क्रल नहीं बल्कि खुद कमांडर था। कैरल उस एनर्जी कोर को शूट कर देती है, जिसकी एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, जिस वजह से उसके पास अपनी पावर्स है। उसकी एनर्जी कोर की पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से कमांडर उसे किडनैप कर लेता है और उसका ब्रेन वॉश कर देता है। स्क्रल लीडर उसे बताता है कि उन्हें बस वो कोऑर्डिनेट चाहिए और वो लाइट स्पीड इंजन, जिससे उनके लोग ऐसी जगह जा सके जहां क्री उन्हें ढूंढ ना पाए। उन्हें बस एक घर चाहिए। उस कोऑर्डिनेट्स पर वो पावर कोर है जो उन्हें चाहिए। उन्हें पता चलता है कि कोऑर्डिनेट्स अर्थ के ऑर्बिट में है। वो प्लेन को रेडी करते हैं, जिस बीच कैरल को अपनी सिग्नेचर लुक मिलती है। नेक्स्ट डे कमांडर कैरल को मिलने आता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि वो एक स्क्रल है और वो उसे मार देता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि कैरल को अपने पास्ट के बारे में पता लग गया है और वो रॉनन को अटैक के लिए बुला लेता है। कैरल और टीम कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें वहां एक शिप मिलता है। शिप के अंदर जाकर उन्हें मिलता है वो एनर्जी कोर जो कि टेसरेक्ट है। उसके साथ बाकी स्क्रल्स भी वहीं पर क्री से छिपे हुए थे, बट वहां पर कमांडर अपनी टीम लेकर पहुंच जाते हैं। कैरल के सर के पीछे लगे कंट्रोलर की वजह से उसके वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाती। वो सबको पकड़ लेते हैं। कैरल को दोबारा सुप्रीम इंटेलिजेंस के सामने पेश करते हैं। वो कैरल को कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, बट कैरल हार नहीं मानती। वो लड़ने लगती है, जिससे इंटेलिजेंस का सब चीजों पर कंट्रोल कम होने लगता है। कैरल फाइनली उस कंट्रोलर को निकाल देती है और वहां से छूट जाती है। वो बाहर आकर टेसरेक्ट को उन्हें दे देती है, बट तभी कैरल और टीम सबसे लड़ने लगते हैं, जिसमें कैरल सबको पीट देती है। इस सीन में कॉमेडी और एक्शन अच्छी तरह मिक्स्ड है। स्क्रल्स भी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी और हाई लेवल वीएफएक्स में फाइटिंग के बाद वो अर्थ पर आ जाती है। मारिया अपनी फ्लाइंग स्किल से एनिमे शिप को मार देती है। कैरल अब उड़ने भी लगी है। एनीवे वो उन सब को कमांडर से बचा लेती है। उसी बीच रॉनन अपनी आर्मी लेकर वहां आ जाता है और अर्थ को तबाह करने की तैयारी करता है, बट कैरल उसके वॉर हेड्स को हवा में उड़ा देती है। रॉनन के सारे अटैक्स फेल हो जाते हैं। कैरल ऑर्बिट में रॉनन के सामने आकर उसे धमकाती है और रॉनन डर जाता है। आई गेस क्या गुंडा बनेगा रे तू। अब वो वहां से भाग जाता है। कमांडर और कैरल एक लास्ट टाइम लड़ते हैं, जिसमें कमांडर उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, बट कैरल सिंपल डज दिस।
वो उसे उसकी स्पेसशिप में वापस हेला भेज देती है एक वार्निंग के साथ, जहां वो कहती है कि वो सुप्रीम इंटेलिजेंस को तबाह करने आ रही है। वहीं बैक टू शिप हमें पता चलता है कि फ्यूरी की एक आंख को एक्चुअली हुआ क्या था। That's just lazy writing. बैक टू होम कैरल स्क्रल्स से प्रॉमिस करती है कि वो उन्हें एक नया घर ढूंढ कर देगी। फ्यूरी और कैरल बात कर रहे होते हैं, जहां कैरल को अपनी नेम कैप्टन मार्वल का आइडिया आता है। कैरल से फ्यूरी का पेजर अपग्रेड करके देती है और कहती है सिर्फ इमरजेंसीज में कॉल करना। उसी के साथ कैरल बाकी स्क्रल्स को लेकर एक नई जर्नी की तरफ निकल पड़ती है। एजेंट फ्यूरी इन सब एक्सपीरियंस को सोचता है कि सिर्फ शील्ड हमें प्लेनेट के बाहर के थ्रेट से नहीं बचा सकती, और वो एक टीम बनाने की सोचता है। कैरल की फोटो देखकर ही उसे एवेंजर्स इनिशिएटिव का आइडिया आता है। मिड क्रेडिट सीन की बात हम फ्यूचर में करेंगे, क्योंकि उसका रिलेशन डायरेक्ट वही निकलेगा। बट तब तक के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि टेसरेक्ट कहाँ है, तो वो यहाँ था। Now as usual, let's talk about the details you might have missed. Number first, कैरल के पास एक स्पेशल की होती है जिससे वो कमांडर को कांटेक्ट करती है, बट अगर आप ध्यान दें तो वो सेम की फ्यूरी को उसके पेजर में लगा कर देती है। नंबर सेकंड, जिस जेट से फ्यूरी और कैरल बेस से भागते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स एवेंजर जिस क्वीन जेट से ट्रेवल करते हैं उसे सेम मिलते जुलते हैं। नंबर थर्ड, जब गूज द कैट टैलोस को पहली बार मिलती है तो वो उसके पैर के पास घूमने लगती है। आगे जब फ्यूरी गूज को दोबारा अटैक करने को बोलता है तो वो अटैक नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि शेप शिफ्ट क्या हुआ है, वो टैलोस ही है, जिसका मतलब है फ्लर्किंस शेप शिफ्टर को पहचान सकते हैं। नंबर फोर्थ, निक फ्यूरी की डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1950, जो कि कैप्टन अमेरिका की डेट के साथ सेम है। एंड नंबर फिफ्थ, इन द एंड ऑफ द मूवी कैरल को स्पेस में ट्रैवल करने के लिए अपने हेलमेट की जरूरत नहीं होती, जिससे पता चलता है वो कितनी स्ट्रांग हो गई है। नंबर सिक्स, कैप्टन मार्वल कॉमिक्स में एक मेल सुपर हीरो था जो कि एक ग्रीन कलर का सूट पहनता था। मूवी में इसे चेंज करके लॉसन को मार्वल दिखाया गया है। ये ग्रीन सूट मूवी में भी दिखाया गया है। नंबर सेवंथ, ब्री लार्सन, जिस एक्ट्रेस को कैरल डैनवर्स का रोल दिया गया था, उन्हें कैट से एलर्जी है, जिस वजह से जो भी सीन उनके कैट के साथ थे उन्हें डिजिटली बनाया गया था। एंड नंबर 8, पोस्ट क्रेडिट सीन की जब शूटिंग हुई थी, ब्री लार्सन ने अकेले ही सीन को शूट किया था और उन्हें बाद में सबके साथ डिजिटली ऐड किया गया था। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को पूरा करें तो प्लीज इस वीडियो को एटलीस्ट 60+ लाइक्स तक पहुंचा देना। थैंक यू सो मच गाइस।